दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के अंदर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्सिंग फंडामेंटल का। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जिसके गोल्डन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स कुछ भी कह लो, वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो एग्जाम आने वाली है उन एग्जाम्स के अंदर इनमें से 70% स्टडी मटेरियल यही मिलने वाला है। चाहे उसी गोल्डन पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के बड़ा क्वेश्चन बना दें या फिर शॉर्ट क्वेश्चन दे दें, लेकिन क्वेश्चन आने वाला है सेम टू सेम इसी में से। तो बने रहे क्लास के साथ में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लास को आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से गोल्डन पॉइंट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कंप्लीट सब्जेक्ट में से मैंने निकाल के आपके सामने निकाल बता रहा हूं। तो इसमें मैंने आपके लिए दिया है मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस, जिसके अंदर मैंने देखा है कि जो मैक्सिमम एग्जाम्स जो होती है उनके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ में। आज की क्लास जो कि होने वाली है अपनी गोल्डन पॉइंट्स की, जो 1000 स्पेशल गोल्डन पॉइंट्स की क्लास चल रही थी, उसी क्लास के अंदर अपने दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। दूसरे सब्जेक्ट जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस जिससे प्रीवियसली हमने करवाई थी, आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। नर्सिंग फंडामेंटल की बात करते हैं। और नर्सिंग फंडामेंटल को नाम शुरू करने से पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम नहीं भूल सकते। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम नहीं भूल सकते क्योंकि नर्सिंग की जनक है कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं उसी से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? लेडी विथ लैंप। लेडी विथ लैंप, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वार के टाइम में लैंप लेकर उसने मरीजों का, घायल जो जितने भी जवान थे उनकी केयर करी थी, तो इसीलिए उनको लेडी विथ लैंप बोला जाता है। और इनके बारे में पता कर लो थोड़ा सा कि इसका जन्म, इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 12 मई 1820 के अंदर फ्लोरेंस सिटी के अंदर हुआ था, इटली में। ठीक है। और इंटरनेशनल नर्सेज डे जो 12 मई को अपना मनाया जाता है, वो इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पे। तो नर्सिंग फंडामेंटल का सबसे पहला, सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो ये है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग की जनक है, लेडी विथ लैंप है, जिनका जन्मदिन है 12 मई को। जन्म कब हुआ? 1820 के अंदर। ठीक है, फ्लोरेंस सिटी के अंदर, इटली में। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अपने नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट ये जो है, ये अपने पास में डाटा जो है वो लिया हुआ है 2020 के डाटा के बारे में आपसे पूछ लेगी। 2020 के अंदर जो नर्सेज डे थी उसकी थीम क्या थी? देखो आजकल क्या हो रहा है, नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो एक ग्लोबल प्रोफेशन बनता जा रहा है, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते जा रहा है। पहले की तरह नहीं है। आज क्या है, हर चीज चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है। तो क्या हुआ कि डब्ल्यूएचओ ने भी क्या कर दिया कि क्यों ना नर्सेज डे जब मना रहे हैं, क्योंकि एक पेशेंट के केयर में जो नर्सेज होती हैं, वो नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं, वो कंप्लीट मतलब अपनी ड्यूटी आवर जो होती है वो पेशेंट के साथ में नर्सेज ज्यादा बिताती हैं बजाय डॉक्टर्स के। ठीक है। तो ये माना गया कि कंप्लीट जो केयर देने वाली होती है ना, वो स्पेशली नर्सेज होती हैं। फॉलो करवाते हैं डॉक्टर से, हमें फॉलो अप मिलता है, उसको नर्सेज क्या करती हैं? फॉलो अप देती हैं। तो उन्होंने देखा क्यों ना इसको हम ग्लोबली क्या करें, सेलिब्रेट करें, एक स्पेशल थीम बनाई जाए जिससे लोगों को मैसेज मिले कि नर्सेज डे क्या है, नर्सिंग ऑफिसर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरीके से आप उनका सम्मान कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 2020 के अंदर, 2020 में नर्सेज डे की थीम बनाई थी ए वॉइस टू लीड। ठीक है, ए वॉइस टू लीड। इसमें क्या हुआ? ए वॉइस, ठीक है, ए वॉइस टू लीड क्वेश्चन आया हुआ भैया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि थीम ऑफ 2020 क्या थी? ए वॉइस टू लीड। ठीक है। देखो बोर्न कब हुई थी भैया? बोर्न पे तो हम क्या बर्थडे मनाते हैं, कब है? 12 मई को। कितना? 12 मई 1800, 12 मई 1820 के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 13 अगस्त, 13 अगस्त डेट याद रख लेना भाई, पहले भी मैंने बताई आपको। 1910 को, 1910 लंदन इंग्लैंड के अंदर इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेथ और इनका बॉन्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन मार्च 1852 फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूशन केम ड्यूरिंग द क्रीमियन वार। क्रीमियन वार के अंदर 1854 में उनका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो सामने आया था। क्लियर है? तो याद रख लेना, जो क्रीमियन वार था ये भी कब हुआ था? 1854 में। In year 2020, W has designated 2020 as the year of the nurse and midwife in honor of the 200th birthday anniversary of
फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे एनिवर्सरी के ऊपर ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, यानी उन्होंने पूरा ईयर को क्या हुआ, नर्स मिडवाइफ के लिए, नर्स मिडवाइफ जैसे ईयर ऑफ द डे होता है, ठीक है, तो वो वाला होता है ईयर जो है वो डिफाइन कर दिया था डब्ल्यूएचओ ने, किसके लिए, नर्सेज के लिए, नर्सेज एंड मिडवाइफ के लिए। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग 1860 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अभी यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इंडिया का फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन था, इंडिया का फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम नर्सिंग को लाने वाला कौन था, तो वो था अपना सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक है। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट प्लस जो एनवायरमेंटल थ्योरी थी वो दी गई थी, और 14th ह्यूमन बेसिक नीड बाय वर्जीनिया एंडरसन ने दिया था। ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स थी ना 14, ठीक है, आपसे सवाल ये पूछ ले, सवाल ये पूछ ले कि 14 बेसिक नीड्स थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, वर्जीनिया एंडरसन ने दी थी। क्लियर है। 1947 भाई याद रख लेना, 1947 में अपना देश जो था वो आजाद हुआ था, ठीक, अपना देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, और उसी आजादी के टाइम में क्या आया था, 1947 के अंदर आईएनसी एक्ट आया था, आईएनसी एक्ट आया था, याद रख लेना इसको। 1947 के अंदर आईएनसी एक्ट आया था, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एक्ट बनाया था कि नर्सिस नर्सिंग सर्विसेज जो हैं उनको रेगुलेट करने की हम एक कमीशन बनाते हैं, तो वो आया था, आईएनसी जो थी वो एस्टेब्लिश की थी 1947 में। प्लस उसके बाद में क्या हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया आईएनसी का, आईएनसी का हेडक्वार्टर बनाया गया दिल्ली के अंदर। कहाँ बनाया गया, दिल्ली में। क्लियर है। प्लस एसएनए की बात करते हैं अपन, एसएनए स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन जो थी वो बनी 1929 के अंदर, 1929 के अंदर एसएनए बन गई थी, यानी आईएनसी के बनने से पहले ही स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन जो थी वो बन गया था। क्लियर है। ये डेट थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि ये डेट्स पूछता है भाई, ये जीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, नर्सिंग के बिहाफ पे ये जीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। रूटीन वाइटल्स कौन कौन से होते हैं, टीपीआर और बीपी। इमरजेंसी वाइटल्स कौन से होते हैं, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, बीपी और टेम्परेचर एंड पिपिल रेस्पॉन्स, ये होते हैं। न्यूबॉर्न के अंदर कौन से वाइटल रहते हैं, रेस्पिरेशन, पल्स रेट, टेम्परेचर और बीपी। ये इनका सीक्वेंस भी होता है, थोड़ा याद रख लेना, इनका क्या होता है, ये सीक्वेंस भी होता है, तो सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। हीट रेगुलेटरी सेंटर और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स कौन सा होता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कोई कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना कि मिड ब्रेन होता है, ये होता है, वो होता है, मिडल ऑब्लोंगेटा होता है। याद रखना हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है, ये हाइपोथैलेमस क्या होता है, हीट रेगुलेटरी सेंटर होता है बॉडी का। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर बोल दो चाहे हीट रेगुलेटरी सेंटर बोल दो, दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है। तो हीट रेगुलेटरी सेंटर कौन होता है आपका, हाइपोथैलेमस होता है। कंडक्शन क्या होता है बच्चों, अब देखो हीट ट्रांसफर होती है, आपने खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाया, खाना गैस नीचे चल रहा है या फिर इंडक्शन पे आपने खाना रखा है, वो खाना अंदर गर्म हो रहा है, क्या प्रोसेस है, केएमसी का नाम सुना होगा, कंगारू मदर केयर का आपने नाम सुना होगा। कंगारू मदर केयर में क्या होता है, बच्चे को हीट मिलती है मदर से, जब उसको इस तरीके से अपन चिपकाते हैं उसकी बॉडी के, ठीक है, तो बच्चे को क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, वो चीज क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, अब जैसे कमरे के अंदर अपन ने ब्लोअर चला दिया तो वो तो टच में नहीं आ रहा है, तो ये चीजें क्या है, इनके अंदर क्वेश्चन पूछता है अपन को, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड, किसी भी एग्जाम को देख लेना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम बात करें कंडक्शन की, यदि हम बात करें कंडक्शन, कंडक्शन क्या चीज होती है, देखो कंडक्शन के लिए क्या होता है, हीट किसी एक हॉट पार्ट से जो कोल्ड पार्ट है, जो कोल्ड पार्ट है ना, किस कोल्ड पार्ट तक हीट का ट्रांसफर होना कंडक्शन होता है। अब कैसे होता है सर, ये तो सब में होता है, लेकिन ये दोनों टच में होना जरूरी है, इसके लिए क्या है, ये टच में होना जरूरी है। कंडक्शन की यही कंडीशन है, मेरा ये हाथ गर्म है, सर्दी लग रही थी, ये ठंडा हो रखा है, ये गर्म था, इस हाथ को सर्दी लग रही थी, इससे पकड़ के बैठ गया, थोड़ी देर में ये भी गर्म हो गया, ये क्या हो गया, कंडक्शन है दोस्तों। कंडक्शन गलत नहीं करना है, कंडक्शन के लिए दो सरफेस का आपस में टच होना बहुत कंपलसरी है, कंडक्शन के लिए दोनों सरफेस को आपस में टच होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है। अब सवाल आपसे ये भी पूछता है इसके अंदर कि कंडक्शन के थ्रू बॉडी में से कितनी परसेंट हीट लॉस होती है, 3%। परसेंट ऑफ हीट लॉस कितनी होती है, हीट लॉस इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है, ध्यान रखना। 3% जो हीट लॉस होती है ना बॉडी में,
वो कंडक्शन के थ्रू होती है। अपनी बॉडी कहीं ना किसी सरफेस के जब कॉन्टेक्ट में आती है, उस सिचुएशन के अंदर बॉडी से 3% हीट जो है वो लॉस होता है। क्लियर है? अगली बात करते हैं, कॉन्वेक्शन की बात करते हैं। अपन किसकी बात करते हैं? कॉन्वेक्शन की बात करते हैं। कॉन्वेक्शन के अंदर याद रखना, वी फॉर वेलोसिटी याद रख लेना। वेलोसिटी का मतलब एयर, मूविंग एयर। याद रखना, मूविंग एयर। मूविंग एयर की वजह से यदि ट्रांसफर हो रही है हीट मूविंग एयर में, ब्लोअर से, ब्लोअर अंदर गर्म है, फैन चल रहा है, फैन करके क्या कर रहा है, बाहर की तरफ हीट दे रहा है, तो वी फॉर वेलोसिटी याद रख लेना कॉन्वेक्शन में, ठीक है ना। वेक्शन में वेक्टर याद कर लेना, वेलोसिटी याद रख लेना, यानी उसके हवा से यदि हो रहा है वो कॉन्वेक्शन होता है। और ये जो है वो टोटल 15% हीट लॉस होता है। इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन से क्वेश्चन आपसे पूछे कि कंडक्शन से कितना होता है बच्चों, कंडक्शन से होता है ओनली 3%। कितना होता है भाई? 3%। कॉन्वेक्शन से कितना होता है? 15% होता है कॉन्वेक्शन से। क्लियर है? याद रखना इसको, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है किसी को भी। अब आता है रेडिएशन। अगला सवाल आता है रेडिएशन। रेडिएशन की हम बात कर लेते हैं। देखो, रेडिएशन का हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। किसी सरफेस से, जैसे रेडिएशन में क्या होता है कि यहां से है, ठीक है। अब इसमें क्या, एयर भी वो नहीं होती है, एयर भी नहीं होती। अब जैसे अपन क्या कर रहे हैं, यदि मान लो अपन इसमें कमरे में बैठे हैं, एसी चल रही है, ठीक है, एसी चल रही है, हवा नहीं आ रही है, एसी तो बिना हवा के कूलिंग कर रही है ना। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, जैसे मान लो चाहे आपकी ब्लैंकेट मान लो या फिर जो भी आपने ऑर्डर की, इसके लिए कॉन्टेक्ट भी जरूरी नहीं है और एयर भी जरूरी नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हीट लॉस, अपनी बॉडी से हीट लॉस सबसे ज्यादा इसी से होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग का, हीट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हीट लॉस बॉडी में किससे होती है? रेडिएशन से होती है। और रेडिएशन से कितनी परसेंट होती है? 60% होती है बच्चों। कितनी होती है? 60% होती है। 60%। सर समझ में नहीं आया क्या फर्क होता है इसमें और उसमें? समझ में इसलिए आएगा, कंडक्शन के लिए कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, वेलोसिटी के लिए मूविंग एयर होना जरूरी है, हवा का, ठीक है। अब जैसे मान लो कॉन्टेक्ट, मैं आपको ये बता रहा हूं, एक बच्चे को अपन फोटोथेरेपी देते हैं, ठीक है, फोटोथेरेपी दे रहे हैं। अब फोटोथेरेपी से बच्चे को क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। हीट मिल रही है, अब वो कैसे मिल रही है? वो रेडिएशन से मिल रही है। किससे? रेडिएशन मेथड से। हवा भी नहीं चल रही, सिर्फ लाइट जल रही है और कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। लेकिन एक तीसरा मेथड है रेडिएशन, जिसमें क्या करते हैं, तो याद रख लेना रेडिएशन को एक्सरे से याद कर लेना कि एक्सरे की लाइट जो है, उस लाइट से बॉडी के अंदर से एक्सरे आ रहा है। वैसे ही आपको बता देना कि रेडिएशन में विदाउट कॉन्टेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट नॉर्मली ट्रांसफर होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। और रेडिएशन से हीट लॉस कितना होता है टोटल बॉडी का? 60% होता है। क्लियर है बच्चों? मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है? 60। ओके, 60% ये हो गया। फोर्थ मेथड ये आ गया इवापोरेशन। कौन सा आ गया? इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब आपको पता है कि स्किन जो होती है वो यदि धूप में जाती है तो वहां पे वाष्पीकृत होता है, पानी वगैरह जो होता है वो वाष्पीकृत होके इवापोरेट होके, मीनिंग इसका तो आपको वैसे पता है। और ये जो हीट लॉस होती है कितनी होती है? 22% हीट लॉस होती है बच्चों। कितनी होती है? 22%। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं पहले बता दे रहा हूं, जिसको भी ये सवाल सही करना है, गलत नहीं करना है एग्जाम के अंदर, आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली जो नोटबुक है उसमें लिख लें, क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए ये टॉपिक लेके आए हैं। सबसे ज्यादा हीट लॉस किससे होती है बच्चों? रेडिएशन से होती है। किससे होती है बच्चों? रेडिएशन होती है। ओरल थर्मामीटर और रेक्टल थर्मामीटर, ठीक है। ओरल थर्मामीटर और रेक्टल थर्मामीटर में क्या फर्क होता है? ओरल थर्मामीटर जो होता है उसका लॉन्ग सिलेंडर बल्ब होता है, जो बल्ब होता है उसका वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बल्ब होता है। याद रख लेना, क्वेश्चन ये पूछ ले आपको, CHO RRB इनमें क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, ठीक है। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बल्ब जो होता है वो कौन सा होता है? ओरल थर्मामीटर का। प्लस कलर्ड प्रोब और ऑफ एन ओरल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर विथ ब्लू टिप, ठीक है। कलर प्रोब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। रेक्टल थर्मामीटर के अंदर शॉर्ट बल्ब होता है, राउंड बल्ब होता है। रेक्टल थर्मामीटर में क्या होता है? इसमें तो क्या हो गया, लॉन्ग सिलेंडर बल्ब हो गया। रेक्टल वाले में क्या होता है? शॉर्ट बल्ब होता है, राउंड बल्ब होता है। क्लियर है? हाँ, ये भी याद रख सकते हो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट दिया है यहाँ पे कि जिसकी ब्लू टिप होती है ना,
जिसकी ब्लू टिप होती है वो तो होगा ओरल थर्मामीटर। कौन होगा? ओरल थर्मामीटर। और जिसकी रेड टिप होगी वो होगा कौन सा? रेक्टल थर्मामीटर। कौन सा होगा बच्चों? रेक्टल थर्मामीटर। क्लियर है? तो रेड टिप वाला कौन सा होगा? रेक्टल थर्मामीटर होगा। क्लियर है? चलिए अगला। अब देखो, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9 जो होता है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। कन्वर्ट टू सेल्सियस ये तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा। सी इंटू 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। ठीक है। अब देखो, रेक्टल थर्मामीटर नॉर्मल कितना होता है? 99.6 होता है। 99.6 होता है। और एक्सिलरी जो टेम्परेचर होता है 97.6 होता है। और बीच में क्या बच गया आपका? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ये कौन सा होता है? ओरल थर्मामीटर, ओरल टेम्परेचर होता है। ओरल टेम्परेचर को हम नॉर्मल मानते हैं। यदि हम थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं रेक्टम में, रेक्टम के थ्रू यदि हम लेते हैं, रेक्टम के थ्रू लेते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रीडिंग आएगी। और एक्सिला से लेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रीडिंग आएगी। यानी 99 डिग्री 9। यदि आप रेक्टल थर्मामीटर से टेम्परेचर ले रहे हो, यदि रीडिंग आपकी 99.6 आ रही है, उसमें से 1 माइनस कर दो। एक्सिलरी से ले रहे हो, 1 प्लस कर दो। बस यही जो बेसिक कंसेप्ट है आपका, वो यही होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, ये जो है नॉर्मली यदि वो पूछे आपसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रख लेना। तो और रेक्टल कितना होगा? 37.5। और एक्सिलरी कितना होगा? 36.4 होगा। ठीक है। अब देखो, रेक्टल थर्मामीटर को हम कितना इंसर्ट करते हैं, याद रखो इसको। रेक्टल थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करते हैं? 1 से 1.5 इंच। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भाई, छोटा सा सवाल लग रहा है लेकिन कंफ्यूजन इसी में होता है। वहां पे आपको दे दिया 0.5 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 से 1.5 इंच हम क्या करते हैं? रेक्टल थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं। कितनी देर तक छोड़ते हैं अंदर? 1 से 2 मिनट तक हम उसको क्या करेंगे? अंदर छोड़ेंगे। पोजीशन कौन सी लेते हैं रेक्टल थर्मामीटर से टेम्परेचर में? वो आती है आपकी लेटरल पोजीशन। कौन सी आती है? लेटरल पोजीशन। कौन सी आती है? बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी चीज के अपन को अपनी क्लास कंप्लीट करना है। ठीक है। अब देखो, टेम्पाडोट डिस्पोजेबल क्लिनिकल थर्मामीटर दैट कैन मेजर ओरल और एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर। टेम्पाडोट का नाम आ जाए तो ध्यान रखना, ये डिवाइस होती है। ओरल रीडिंग अकर्स इन लेस देन 60 सेकंड्स। सिंगल टाइम यूज। होल्ड थर्मामीटर एट द आई लेवल। क्लीन अप, वाश अप। क्लीन बिफोर टेकिंग टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर लेने से पहले क्लीन थर्मामीटर फ्रॉम बल्ब टू स्टेम। लेने से पहले करते हैं बल्ब टू स्टेम। जैसे ये उसका बल्ब है जो ये अपन इंसर्ट करते हैं मुंह के अंदर। तो टेम्परेचर लेने से पहले पहले बल्ब को क्लीन करेंगे और फिर इसका स्टेम को करेंगे। टेम्परेचर जब आपने ले लिया तो बल्ब से स्टेम की तरफ लोगे, क्योंकि क्या हो रहा है? लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड क्लीनिंग करेंगे अपन। ठीक है। हाई लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड याद रख लेना। तो टेम्परेचर पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? क्लीन थर्मामीटर फ्रॉम बल्ब टू स्टेम। बल्ब टू स्टेम जो करते हैं वो तो पहले करते हैं, और स्टेम से सीधी सी बात ये है, याद रख लो, दिमाग में सेट कर लो। ये थर्मामीटर था, किसी के मुंह के अंदर हमने रखा, रखने के बाद में ये एरिया उसका ज्यादा इन्फेक्टेड है, ये कम है। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ अपन क्लीन करके पूरे को गंदा कर दें। हम क्या करेंगे? कंसेप्ट लगाना थोड़ा सा, कि हम क्या करेंगे, उसका जो कम कंटामिनेटेड है वहां से क्लीन करते करते अपन लास्ट तक ऐसे लेके जाएंगे उसको। कभी भी ये नहीं करते। ये कंसेप्ट दिमाग में, जो मेरे दिमाग में था, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर क्या होंगे? थर्मामीटर को स्टेम टू बल्ब, एस बी याद रख लेना। ठीक है। कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूअस फीवर कौन सी होती है? कांस्टेंट और देखो, टाइप ऑफ फीवर में से क्वेश्चन बहुत बार आता है। टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर द पीरियड और डेज और वीक। कई दिन तक और कई वीक तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता। क्या फर्क होता है सर? सर ये फर्क होता है कि जो मॉर्निंग और इवनिंग का जो टाइम पीरियड होता है उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का फर्क नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉर्निंग में टेम्परेचर यदि 101 है, 101 है, और इवनिंग के अंदर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क पड़ जा सकता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल कभी नहीं आएगा। ये नहीं है कि 98.6 हो जाएगा, बढ़ावा रहेगा।
लगातार बढ़ा रहेगा, डेज और वीक तक बढ़ा हुआ रहेगा, उसको कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर, कांस्टेंट का मतलब वही लंबे टाइम तक चलेगा। रेमिटेंट फीवर इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंट फीवर जो है इस पे क्वेश्चन आता है। रेमिटेंट फीवर क्या है? वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री मॉर्निंग इवनिंग नाइट बट नॉट रीच नॉर्मल। अब रेमिटेंट और कंटिन्यूअस में क्या फर्क? वेराइज नोट बिटवीन, ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कभी नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये क्या होता है, 2 डिग्री से ज्यादा का क्या होता है इसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है मॉर्निंग इवनिंग आवर्स के अंदर, उसमें 2 डिग्री से ज्यादा कभी नहीं जाता है। लेकिन इसमें रेमिटेंट में क्या होता है, 2 डिग्री से कम ज्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इतना हो गया, कभी इतना हो गया, कभी इतना हो गया, ये वाला होता रहता है। एल्गोर मोर्टिस क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है भाई। एल्गोर मोर्टिस क्या होता है? एल्गोर मोर्टिस 3 चीजें आएंगी आपकी, राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, ठीक है, एल्गोर मोर्टिस। अब देखो राइगर मोर्टिस के अंदर क्या होते हैं, राइगर के अंदर क्या होता है, स्टिफनेस हो जाती है, जॉइंट टाइट हो जाते हैं, जॉइंट जो होते हैं ना, इन जॉइंट की स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। जो बॉडी टेम्परेचर का जो इसके साथ में क्या होता है, हाँ, स्टिफनिंग ऑफ जॉइंट एंड मसल ऑफ द बॉडी ए फ्यू आवर्स आफ्टर डेथ यूजुअली लास्ट फॉर 1 से 4 दिन तक। 1 से 4 दिन तक उसकी बॉडी क्या हो सकती है, अकड़ सकती है, हार्ड हो जाती है, जॉइंट के अंदर मूवमेंट बंद हो जाता है, वो तो राइगर मोर्टिस होता है, ठीक है। एल्गोर मोर्टिस जो होता है, वो एल्गोर मोर्टिस किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। किससे है? टेम्परेचर से। ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, चेंज इन बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ। डेथ के बाद में बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 नीचे जो आता है वो होता है एल्गोर मोर्टिस होता है। नोट राइगर मोर्टिस स्टार्ट फ्रॉम मसल्स ऑफ आईज ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई से। इंपॉर्टेंट है भाई। राइगर मोर्टिस सबसे पहले कहां होता है, मसल्स ऑफ द आईज के अंदर, और उनमें से भी कौन सी, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल जो होते हैं वहां से शुरू होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछता है इसमें से। लिवर मोर्टिस और हाइपोस्टेसिस, ब्लूइश कलरेशन ऑफ द, हाँ एल्गोर था। एल्गोर क्या था आपका, एल्गोर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस में क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है। राइगर मोर्टिस में क्या हुआ, राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस के अंदर क्या हुआ आपका, स्टिफनेस हो गया, जॉइंट स्टिफनेस हो गया, क्लियर है। अब आता है लिवर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस। अब लिवर मोर्टिस से, लिवर को कलर से याद रख लेना, लिवर को कलर से, तो इसके अंदर बॉडी का जो कलर होता है वो ब्लूइश कलर ऑफ, मतलब इसमें क्या हो जाता है आपका, ब्लूइश कलर ऑफ द डेथ, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द आफ्टर डेथ। डेथ के बाद में जो बॉडी का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है उसको बोलते हैं अपन क्या, लिवर मोर्टिस। पेलोर मोर्टिस क्या होता है, पेलनेस ऑफ द डेथ, कोजिंग स्किन टू गो पेल ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से वहां पे क्या होने लगता है, बॉडी के अंदर पेलनेस होती है। पेलर मोर्टिस अलग अलग नाम है भाई। यदि मान लो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है तो वो कौन सा हो गया, लिवर मोर्टिस हो गया। और पेलर मोर्टिस कौन सा होता है, जिसमें स्किन की ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से स्किन का कलर जो येलोइश हो जाता है उसको बोलते हैं, पेलनेस जो होता है उसको बोलते हैं अपन पेलोर मोर्टिस। नया वर्ड है, याद रख लेना इसको, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। चारों वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कोर टेम्परेचर, रियल बॉडी टेम्परेचर इज बॉडीज मोस्ट इनर टेम्परेचर मेजर्ड विद अ रेक्टल थर्मोमीटर। कोर बॉडी टेम्परेचर जो है, रियल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो रेक्टल थर्मोमीटर का होता है और ओरल थर्मोमीटर का होता है, ठीक है। रेक्टल का प्रायोरिटी पे है, उसके बाद में ओरल टेम्परेचर। सेल टेम्परेचर ऑफ इज बॉडीज आउटर मोस्ट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वो होता है फोरहेड, एक्सिला और ग्रोइन। अब इसी के साथ में एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कंजप्शन टिश्यू के अंदर कितना बढ़ जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो याद रख लो 13% ऑफ ईच डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी बॉडी का ऑक्सीजन कंजप्शन, किसी मरीज की बॉडी जो है उसका टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो उसकी बॉडी के अंदर 13% ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगी। समझ सकते हो आप, 13% कंजप्शन बढ़ जाती है उसकी। यदि किसी को फीवर आ रहा है उस सिचुएशन में उसकी 13%, इसलिए फीवर के मरीज को क्या करते हैं, हम जाते हैं ऑक्सीजन देते हैं, क्लियर है। तो यार, और 7% क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट वो होता है टेम्परेचर, क्लियर है।
यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़े, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो 7% ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है। ये याद रख लेना, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसी के साथ में रेस्पिरेटरी रेट की बात करें, अपन रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है उस सिचुएशन के अंदर 4 बीट पर मिनट बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी रेट किसी का 18 आ रहा है ना तो 22 हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते, याद रखना इस बात को, ठीक है। बीएमआर की हम बात करते हैं, बीएमआर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि बढ़ रहा है तो बीएमआर कितना बढ़ जाता है, 7% बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 7% बीएमआर। इफ कफ इज टू नैरो स्मॉल रीडिंग विल बी हाई रीडिंग फॉल्सली एलिवेटेड, ठीक है। यदि कफ जो है वो बहुत ही छोटा है या फिर नैरो है तो रीडिंग क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। कफ छोटा है, ये भी सवाल बहुत बार आया है किसमें, एम्स के अंदर। नोर सेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कफ जो है वो नैरो है और स्मॉल है, छोटा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर रीडिंग कैसी आएगी, फॉल्सली हाई आएगी, हाई या फिर एलिवेटेड आएगी। और कफ जो काफी ढीला छोड़ा हुआ है, नैरो यूज वाइडर यूज किया है तो रीडिंग क्या आएगी आपकी, लो आएगी। क्लियर है। हैंड अबोव द लेवल ऑफ हार्ट, हार्ट से ऊपर, ये लाइनें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से ये लाइनें बहुत सोच समझ के लाई हुई आपके लिए। यदि आपने हार्ट के लेवल से ऊपर रख दिया हाथ को, फिर बीपी मेजर कर रहे हो तो लो बीपी आएगी। यदि आपने हार्ट लेवल से नीचे हाथ को रख दिया, ठीक है, बीपी चेक कर रहे हो, हाई बीपी आएगी। ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। यदि आपका कफ जो है वो वाइड है, लूज है, तो बीपी कैसे आएगी, लो बीपी आएगी। कफ आपका स्मॉल है, टाइट है, बीपी क्या आएगी, हाई आएगी। आपका कफ जो है वो कफ यदि हार्ट लेवल से नीचे है तो क्या आएगा, बीपी हाई आएगी। आपका कफ हार्ट लेवल से ऊपर है तो बीपी क्या आएगी, लो आएगी। क्लियर है भाई, याद कर लेना इनको, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 ग्राम एचबी जो होता है, 1 ग्राम एचबी का सवाल आया हुआ है, कितनी ग्राम ऑक्सीजन लेके जाता है, 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जाता है। क्लियर है। कैनुला कौन सा यूज करते हैं अपन, 16 से 18 गेज का कैनुला यूज करते हैं, किसके लिए, अडल्ट के अंदर, किसके लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 16 से 18 गेज का ट्रीट वो ले काम में लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं भाई, बीटी करा रहे हैं अपन किसी मरीज का, तो बीटी करवाने के साथ में एक सवाल आता है बीटी से रिलेटेड, याद रखना वो गोल्डन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी मरीज को हो रहा है, आप कौन सा सॉल्यूशन उसके साथ में देंगे, नथिंग, कुछ भी नहीं देना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, उस मरीज को उसके साथ में कोई भी सॉल्यूशन या फिर मेडिसिन नहीं दे सकते आप। दूसरे कैनुला से आप सिर्फ एनएस पुश कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं देंगे। आपको देना है तो पहले बीटी को बंद करो और उसके बाद में देना है। क्लियर है। अब देखो कॉम्प्लिकेशन, मरीज को हाइपरकैलिमिया हो सकता है इन मैसिव बीटी, यानी बीटी बहुत ज्यादा कर रही हो, 3-4 यूनिट आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन तुरंत कर दिया, उस सिचुएशन के अंदर हाइपरकैलिमिया, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ स्टोर्ड ब्लड। और हाइपोकैल्सीमिया इन मैसिव, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलिमिया, क्योंकि क्या होता है, पड़े जो स्टोर्ड ब्लड होता है उसके अंदर जो पोटेशियम होता है वो रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो हाइपरकैलिमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन सक्शन से रिलेटेड क्लास। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास, नर्सिंग फाउंडेशन की क्लास, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स। तो सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में मैं एक बात आपको जरूर बताना चाह रहा हूं कि यदि मान लो आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर की और आपको बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज की जरूरत है और वो भी बिल्कुल कम प्राइस में, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आरएनयू एजुकेशन के नाम से आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाएं, उसको डाउनलोड करें। आरएनयू एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, प्लस उसको रजिस्टर करें। और आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ अभी उसके ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट का फायदा जरूर है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।